सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं संतोष पटेल स्मार्ट स्टडी चैनल से आप सभी स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ मेरे दोस्त पंकज दुबे हैं, जो कि कल सतना में पटवारी का सेकंड शिफ्ट का पेपर दे के आए हैं। कल आपको सभी को पता है कि कल सर्वर बहुत डाउन था। मतलब 17 मार्च को जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था वो लगभग 4 बजे स्टार्ट हुआ और 7 बजे ख़त्म हुआ, जिसके कारण कैंडिडेट को बहुत सारी प्रॉब्लम गई। अब देखते हैं वहाँ पर क्या क्या दिक्कतें आई। अब हम पूछना चाहेंगे। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि संतोष भैया ने बताया कि मेरा नाम पंकज दुबे है और कल 17 मार्च को मेरा सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था एमपी पटवारी का, जिसके तहत मुझे सतना अपना एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ा। जिसके तहत हमारी जो एंट्री थी 12:30 बजे से 1:30 बजे तक थी, लेकिन चूंकि व्यापम का सर्वर न चलने के कारण हमारी जो एंट्री है वो 2:30 बजे कराए जाने की बजाय 4 बजे कराई गई और 4 बजे से हमारा जो है पेपर चालू हुआ। इसके बाद 4 बजे से लेके 7 बजे हमारा पेपर ख़त्म हुआ, जिसके बाद एग्जिट कराई जाती है। एग्जिट के लिए भी थंब कराया जाता है और जिसके तहत किसी एक व्यक्ति की अनुपस्थिति होने के कारण वहाँ भी हमको 1 घंटे तक डिले कराया गया, जिसके कारण हमको 8 बज गया और 8 बजे के बाद वहाँ से 8:30 बजे हमको जो है एग्जिट दिया गया, जिसके कारण जो है हमको बहुत ज़्यादा असुविधा हुई। और ये पेपर मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस रहेगा। जैसा कि मैं ये बता रहा हूँ आपको संतोष भैया कि करीब करीब ये मेरे को 6 से 8 घंटे का एग्जाम पड़ा। मतलब मैंने बहुत सारे पेपर भी दिए हैं और मैं ऑलरेडी रेलवे में सिलेक्ट भी हूँ। और जो है रेलवे में भी जो प्रक्रिया हुई थी वो ट्रांसपेरेंसी के साथ यहाँ भी हो रही है और वहाँ भी हो रही थी। और जिसमें ये था कि समय वहाँ पर कम लगा था, जो कि निश्चित अवधि थी, निश्चित अवधि में ही वहाँ कार्य संपन्न करा ली गए। लेकिन यहाँ पर हमको जो है करीब से करीब 6 से 7 घंटे में एमपी पटवारी का पेपर हमने पूर्ण कर पाए, जिसके लिए मैं यही कहूँगा कि मैनेजमेंट की तो गलती नहीं रहेगी, लेकिन ये था कि ऑल ओवर एमपी में पूरा पेपर चल रहा था, तो शायद इसके कारण भी शायद थोड़ा सी स्लो चल रही थी, जिसके कारण बायोमेट्रिक वगैरह होने में समय लगा। तो बस यही बताना चाहूँगा। मतलब यहाँ पे कहा जा सकता है कि जैसे पटवारी का फॉर्म भरने में कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा दिक्कत गई थी कि जैसे हमने मैराथन जीत ली हो, लगभग वैसे यहाँ प्रक्रिया या पेपर देने में भी ऐसा ही हो रहा है कि कैंडिडेट का मतलब गर्मी ना होते पसीने छूट रहे हैं। सर आप बताएंगे कि मतलब कल कैसा एक्सपीरियंस और पेपर क्या हार्ड लेवल? पेपर के लिए तो यही कहूँगा कि पेपर का जो लेवल है वह इजी टू मॉडरेट है। और जिसमें अगर आप देखते हैं तो एमपी पटवारी में जैसे कि 8 सेक्शनों में पेपर हो रहा है, जिसमें आपका हिंदी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, मैथ है, हिंदी है, सामान्य प्रबंधन है, रीजनिंग है। इन 8 सेक्शनों में हमारा पेपर हो रहा है, जो कि 25-25 मार्क्स के निर्धारित किए गए थे। जैसा कि अगर हम पेपर देने जाते हैं तो 25-25 मार्क्स का ना मिल करके जो गणित और रीजनिंग का जो सेशन है, मैथ और रीजनिंग का, वो काफ़ी ज़्यादा है। करीब 70 मार्क्स की मैथ रीजनिंग आपको देखने मिलेगी, जिसमें मैथ का पोर्शन ज़्यादा मिलेगा। हालांकि मैथ में अगर आप नंबर सिस्टम वगैरह पढ़ते हैं, बोर्ड मास के नियम को फॉलो करते हैं, तो उसमें आप इजी से मैथ को ट्रैक कर सकते हैं। और रीजनिंग में अगर आप टॉपिक देखते हैं तो जैसे कि पेपर फोल्डिंग का एक क्वेश्चन था हमारे पेपर में, और एक इमेज वाला क्वेश्चन था, और सीरीज वाले भी क्वेश्चन थे, और जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आती है उसके भी काफ़ी क्वेश्चन थे, और एक पजल भी थी, और रैंकिंग के 3 से 4 क्वेश्चन मेरे को देखने को मिले। अच्छा। और इसमें जो है पाई चार्ट भी देखने को मिला हमको मैथ में। और मैथ में अगर हम देखें तो टाइम एंड वर्क के बहुत सारे क्वेश्चन हमको देखने को मिले। और टाइम एंड वर्क मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा टफ लेवल का था, मतलब इसमें साधारण ए और बी, जैसे 8 दिन में करते हैं, बी और सी 10 दिन में करते हैं, तो बी का बताइए, सी का बताइए, इस तरह के मैथ के क्वेश्चन थे नॉर्मली, जो कि ईजी आप आराम से कर सकते हैं। और अगर आप एक टॉपिक और जो आपका टाइम एंड वर्क के बाद जो चाल और दूरी वाला जो क्वेश्चन रहता है, डिस्टेंस वाला, उससे भी 2 से 3 क्वेश्चन थे। और इसमें जो है मेंसुरेशन के काफ़ी क्वेश्चन थे, और मेंसुरेशन जो था लेवल बहुत अप लगा मुझे। जैसा कि अभी मैंने 7 मार्च को ही सीजीएल का मेंस दिया है, उसका भी लेवल मेरे को जो है एडवांस का वो नहीं लगा जो पटवारी में एडवांस का लेवल लगा। तो एडवांस में जो मेंसुरेशन के क्वेश्चन थे शंकु और घन बेलन के, वो काफ़ी अप लेवल के थे। और इसके साथ साथ अगर अपन इंग्लिश में जाते हैं तो इंग्लिश में आप अगर क्रैक करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वॉइस पढ़िए, नरेशन पढ़िए, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, जिसके आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे दोनों के मिला करके। और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के भी आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे। पैसेज नहीं आ रहा है, अगर हो सकता है कि जैसा कि मैंने सुना है कि आज के पेपर में पैसेज आया था, लेकिन कल तो पैसेज नहीं आया था। और इसमें एरर फाइंडिंग के 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इसके आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और अगर आप देखते हैं तो टेंस के भी 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और आर्टिकल के भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। मतलब इंग्लिश का लेवल जो है मेरे को बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं लगा, बहुत ईजी लगा।
और इसके बाद अगर अपन चलते हैं हिंदी में, तो हिंदी बहुत सरल है, जिसमें समास के आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि आपको जैसे 4 ऑप्शन दे दिए, जिसमें ये पूछा जाएगा कि भाई इनमें से कौन सा कर्मधारय नहीं है, इसमें से कौन सा कर्मधारय समास नहीं है। तो 4 ऑप्शन में से आपको एक बताना है कि इसमें से कौन सा कर्मधारय नहीं है। तो जैसे मेरे में एक क्वेश्चन आया था कि राजपुरुष करके एक ऑप्शन था, उसका ये तात्पर्य होता है कि राजा का पुरुष, जो कि आपको कर्ता ने कर्म को, तो ये कर्म तत्पुरुष में जाता है, जो कि तत्पुरुष समास के तहत जाता है, तत्पुरुष समास में जाता है। और इसी तरह अलंकार के 2 क्वेश्चन थे, रस और छंद के क्वेश्चन नहीं मिले, एक अतिशयोक्ति अलंकार का एक प्रश्न आया था, और वर्तनी शुद्ध करने के भी क्वेश्चन आए थे, पर्यायवाची भी थे, विलोम भी थे, और हिंदी में भी कोई गद्यांश या पद्यांश नहीं मिला है जिसको आपको सॉल्व करना हो। और इसके बाद अपन चलते हैं मैनेजमेंट के पोर्शन में। तो मैनेजमेंट में थोड़ा सा MIS जो होता है उसके काफ़ी क्वेश्चन आए थे मैनेजमेंट के। और मैनेजमेंट तो ज़्यादा मैंने भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैं मैथ फील्ड का रहा हूँ। बाकी मैनेजमेंट ईजी है, आप आराम से उसको ट्रैक कर सकते हैं। और अगर आप इसके बाद देखते हैं कंप्यूटर में, जैसे कि आपकी कीज आ रही हैं, कंट्रोल पर C आया हुआ था, जिसको कि अपन कॉपी करने के लिए यूज़ करते हैं, और एक स्क्रीनशॉट लेने के लिए कौन सी की का यूज़ किया जाता है, ये आया हुआ था। MS ऑफिस के 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और MS एक्सेल के भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको टकरा जाएंगे। और अगर ऐसे देखा जाए तो कंप्यूटर भी बहुत ज़्यादा मतलब टफ लेवल का नहीं था, ईजी टू मॉडरेट ही कहा जा सकता है। मतलब मॉडरेट लेवल का ही कंप्यूटर था, जिसमें आपको MS एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, कीज हो गई, ये सब देखने को ज़्यादातर टकराया, मेरे को ज़्यादातर यही देखने मिला। और अगर अब एक पोर्शन अपना MP GK अगर देखा जाए, तो MP GK के कम से कम 15 क्वेश्चन थे। मेरा क्या है, एग्जाम जल्दी हो गया था, क्योंकि मेरी मैथ रीजनिंग जल्दी हो गई थी, तो मेरे पास जो है GK करने के लिए समय ज़्यादा था। तो जिसके तहत मैंने खुद काउंट किए कि 10 से 15 क्वेश्चन MP GK के थे, जिसमें कि आपका स्नूकर अकेडमी पूछा था, जो कि अपने जबलपुर में स्थापित है, और टेबल टेनिस की अकेडमी पूछा था, जो कि अपनी इंदौर में स्थापित है। नर्मदा विकास प्राधिकरण का मुख्यालय पूछा गया, जो कि भोपाल में स्थापित है। और आपके नमन ओझा जो है, उन्होंने, जैसे कि वो MP से ही बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने टेस्ट में कब अपना पदार्पण किया, तो 2015 में किया था। एक ये क्वेश्चन आया हुआ था, गंगा नदी किस नदी के साथ मिलकर जो है डेल्टा बनाती है, तो जैसे कि वो ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर डेल्टा बनाती है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। और अगर आप देखते हैं तो इंडियन ज्योग्राफी को आप प्रेफर कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन नहीं आए हुए थे। और MP जो है, अगर आप पढ़ते हैं तो MP का करंट पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। MP का जो GK आ रहा है, वो आपका जो पुराना GK, या जिसने भी MPPSC वगैरह की तैयारी की हो, या MP के किसी भी व्यापम के एग्जाम की तैयारी की हो, तो जो पुराना आपने MP GK पढ़ रखा है, जैसे कि नेशनल पार्क हो गए, जैसे बारासिंगा का पूछा गया था कि वो कहाँ पाया जाता है, तो अपन को मालूम बारासिंगा कानक इसलिए पाया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो नेशनल पार्क आप रिवाइज कर लीजिए, थोड़ा सा रिवर्स के बारे में रिवाइज कर लीजिए। और अगर MP में न्यायपालिका से किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं था, कार्यपालिका से किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं था, MP के गठन से संबंधित कोई सवाल नहीं था, किस जिले का गठन कब हुआ, इस तरह के भी कोई क्वेश्चन नहीं थे। मतलब ये है कि मिडेबल जो MP है, मतलब यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि व्यवहारिक ज्ञान काम आ रहा है, रटने वाला काम नहीं। हाँ, रटने वाला काम नहीं आ रहा, व्यवहारिक ज्ञान काम आ रहा है। जिसने भी अगर MP पढ़ी होगी, तो वो अगर एक शॉर्ट रिवीजन भी लेके आज जाएगा एग्जाम देने, तो वो काफी अच्छे से वहां से, मैं ये कहता हूँ कि 15 तो नहीं, वो 12 क्वेश्चन आराम से कर पाएगा MP। मतलब यहाँ पे ये कि वो कितना जागरूक है MP के प्रति। हाँ, MP के प्रति कितना जागरूक है, क्योंकि ये जॉब भी हमारी जो है MP की ही है, और आपको आपका गृह जिला भी इसमें प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करते हैं। इसलिए वो आपसे क्षेत्रीय ज्ञान पूछते हैं। और एक जैसे कि मैनेजमेंट में एक क्वेश्चन आया था कि CCC, मतलब मैच द कॉलम था उसमें, मैच द फॉलोइंग, CCC का मैच किससे होगा, MIC का मैच किससे होगा, और RR, ऐसा कुछ था। मतलब इस तरीके का एक क्वेश्चन था। अच्छा। हाँ, और इसमें जो है टेलर के बारे में भी पूछा था जी, जो काफी इसमें मैनेजमेंट में जिनका हम काफी नाम सुनते हैं। फ्यूल के बारे में भी एक क्वेश्चन पूछा था जी। और तो मतलब अगर कहा जाए तो कुल मिला के पेपर यही था कि ईजी टू मॉडरेट ही लेवल का कहा जाएगा। पंकज सर, आप ये थोड़ा बताना चाहेंगे कि मतलब साइंस में कैसा क्या पोर्शन था? हाँ, साइंस अगर आप पूछते हैं तो साइंस में बायो आपको बहुत आगे ले जाएगी, क्योंकि बायो के काफ़ी क्वेश्चन थे। जैसे कि एक इसमें ये क्वेश्चन था कि इंसुलिन वाला एक क्वेश्चन मेरे को टकराया बायो का,
तो वो आप आराम से कर सकते हैं। बीटा कोशिका से एक एल्ब्यूमिन वाला क्वेश्चन पाया गया, और एक ये था कि मृत कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं, ये बायो में एक क्वेश्चन था। और केमिस्ट्री के भी एक दो क्वेश्चन थे, जैसे कि उसमें पूछा था कि खारे पानी का सूत्र क्या होता है, एक ये क्वेश्चन पूछा था। और मीन्स यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो साइंस का पोर्शन है, अगर आप व्यापक के पुराने क्वेश्चन पेपर लगा लेते हैं हर एग्जाम के, तो आपको बेनिफिट भी आप बहुत बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जो पुराने पेपरों से ही संबंधित प्रश्न आते हैं। मेरा भी ये अनुभव रहा है। जी जी, पुराने पेपरों से ही संबंधित प्रश्न आते हैं। हाँ, तो मेरे ख्याल से यहाँ आप ये समझ सकते हैं कि यदि आपको व्यापक के पेपर पर्टिकुलर निकालना है तो साइंस तो आप पुराने पेपर से कर लीजिए, मैनेजमेंट भी आप पुराने पेपर से कर सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से मैनेजमेंट पहले पूछा जाता है शायद ग्रुप 2 के एग्जाम में। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे लेबर इंस्पेक्टर इन सब में प्रबंधन पहले आया है, तो यदि आप पुराने पेपर उनको सॉल्व कर लेते हैं तो आसानी से आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। बिल्कुल, आप आराम से ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 150 तो आप आराम से पार कर सकते हैं। और अगर 140 या 42 अगर कोई जनरल का कैंडिडेट लाता है तो अपने आप को सेफ जोन में महसूस करें, क्योंकि इसके बाद आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि EWS है, OBC है, ये भी 135-40 तक अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। और दूसरा कैंडिडेट को मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपने देखा होगा कि जब 2016 में पेपर होता था SI का, आप उस समय देखते थे जो कट ऑफ है 160-165 चला गया था। लेकिन आप ये समझिए कि अब 2023 चल रहा है और इस समय ये है कि क्वेश्चन का लेवल बढ़ चुका है, तो आप अपने दिमाग से ये डर निकाल दीजिए कि आप 160 लाएंगे तभी सिलेक्शन होगा, क्योंकि इस समय पर्टिकुलर बुक से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। और दूसरा आप देख रहे हैं कि लेवल चेंज हो चुका है। पहले तो सिंपल पूछ लेता है कि ये वाला केंद्र कहाँ पे, ये शोध संस्थान कहाँ पर है। हाँ। लेकिन अभी तो देख रहे हैं कि आप इन्वायरमेंट का एक अलग लेवल जा रहा है। हर एक थोड़ा सा आपको डीप नॉलेज तो चाहिए किसी भी विषय का, थोड़ा सा गहन अध्ययन आपको करना पड़ेगा। गहन अध्ययन ये कि आपको उस क्षेत्र के बारे में, चाहे आप मध्य प्रदेश पढ़ें, चाहे पर्यावरण पढ़ें, चाहे मैनेजमेंट पढ़ें, उसका गहन अध्ययन होना चाहिए। और जो कि एक आवश्यक चीज़ भी है, क्योंकि अगर आप किसी फील्ड में आज नौकरी करने भी जाएंगे तो कम से कम आपको एक अनुभव तो रहेगा, एक एक्सपीरियंस तो रहेगा, उस क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषाओं का ज्ञान रहेगा, हर चीज़। इसलिए जो पेपर का लेवल आज के समय में जो पेपर बनाए गए हैं और इन सब चीज़ों को देखकर ही बनाया गया है। बाकी जो अभी पटवारी का पेपर हो रहा है उसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि अगर मैथ रीजनिंग में आपकी पकड़ है तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मेरी तरफ से यही आपको कहना चाहूँगा। इन्वायरमेंट क्वेश्चन देखने को मिले थे क्या? इन्वायरमेंट के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण के क्वेश्चन थे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए हमको किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, तो 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफिल है, जल है और ये है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की आवश्यकता हमको प्रकाश संश्लेषण के लिए नहीं होती है, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन है वो हमको जल से प्राप्त होता है। इसलिए इस प्रक्रिया में जल का एक महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन ऑक्सीजन का योगदान नहीं है। और एक क्वेश्चन और मेरे को, जैसा कि भैया ने पूछा, तो एनवायरनमेंट का ही मैं कहूँगा कि ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी पाई जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा 21% और जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो 0.03%, जिसके अप्रॉक्स ऑप्शन में था 0.04%, तो वही उसका सही उत्तर होगा। तो मीन्स आप यहाँ समझ सकते हैं कि यदि आप इन्वायरमेंट को सॉल्व अच्छे से करना चाहते हैं तो आई थिंक मार्केट में एक बुक आती है घटना चक्र की, उसको यदि आपने सॉल्व कर लिया। हाँ बिल्कुल, घटना चक्र को भी आप फॉलो कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी आपको एक अनुभव हो जाएगा कि जो पेपर जो है आपके रटने पे डिपेंड नहीं करता, वो आपके अनुभव पे, एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। व्यवहारिक ज्ञान। हाँ, व्यवहारिक ज्ञान की आपको अनुभव है उस चीज़ का। आज आप पर्यावरण के किसी भी चैप्टर को पढ़ के जाते हैं तो कल आपको अगर क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड, तो आप उसको रिलेट करके उसका आंसर दे सकते हैं। इस चीज़ का आपको फायदा मिलेगा। बिल्कुल। तो हम यहाँ ये समझ सकते हैं कि जिस तरह से मतलब चीज़ें बदल रही हैं, मतलब टेक्नोलॉजी बदल रही है, हमारा नेटवर्क बदल रहा है, तो उस तरह से हमें पढ़ने का तरीका बदलना चाहिए और हमें रटने की जगह उस चीज़ को ऐसा व्यवहारिक समझना चाहिए कि यदि आपने कोई कुछ चीज़ पढ़ ली है तो वो 4 महीने बाद यदि पेपर में आती है तो ऐसा ना हो कि आपको रिवीजन करके तब याद आए। हाँ, 4 महीने रिवीजन इज मस्ट, यू हैव टू बी रिवाइज एवरीथिंग। अगर आप उस चीज़ को क्रैक करना चाहते हैं तो रिवीजन तो आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप आज किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो कल निश्चित ही है, एक ह्यूमन बीइंग का नेचर है, स्वभाव है कि वो उस चीज़ को कल भूल जाता है। लेकिन अगर आप उस चीज़ को 10 बार पढ़ते हैं तो वो चीज़ आपके फ्लो में आ जाती है, फिर लंबे समय तक वो आपको याद रहती है। लंबे समय बाद भी अगर वो चीज़ आपको देखने को मिलती है, आप फेस करते हैं, तो यू कैन सॉल्व दिस। दूसरा, मैं जो कैंडिडेट पेपर देने वाले हैं उनसे ये कहना चाहूँगा, आप यहाँ पे बिल्कुल ये ना डरें कि आपकी 2 साल से तैयारी नहीं है, 3 साल से तैयारी नहीं है। यदि आप 90 दिन भी कंटिन्यू फोकस होकर पढ़ते हैं तो आप जो पुराने कैंडिडेट 3 साल से या 4 साल से तैयारी करें, आप उनको ही पीछे छोड़ देंगे। तो अपने दिमाग से बिल्कुल डर निकाल दीजिए कि नहीं, हम तो 2 साल से तैयारी की नहीं, हमसे कैसे होगा। क्योंकि देखिए इस बार पैटर्न बदला है, 8 सेक्शन है
और सभी सेक्शन सबके लिए नए हैं। तो इसलिए आप बिना डरे बिना झिझक के ऐसा मत सोचिए कि जो लोग 4 साल से पढ़े हैं उनसे कैसे कंपटीशन कर पाएंगे। आपको सिंपल वे में बुक सॉल्व करनी है और जो टॉपिक है क्या क्या पूछा जा रहा बस उसको आप फॉलो करिए और आप आसानी से पेपर क्लियर कर लेंगे। मैं पंकज भैया का बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, उन्होंने धन्यवाद संतोष भैया, धन्यवाद। इतना अच्छा रिव्यू दिया और प्रॉपर आपको बताया कि कैसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस सीजीएल का भी है और रेलवे में वो ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए हैं। तो उन्होंने जो आपको बताया है वो ट्रू रिव्यू है। यदि आप उनको फॉलो करेंगे तो आप आसानी से पेपर क्लियर कर लेंगे। आप हमारे चैनल में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले जो पेपर हैं, जो कल हो परसों हो, 1 माह तक एग्जाम चलना है, मैं उनको यही कहूँगा कि आप मैथ रीजनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्ट्रॉन्ग करें, जिसमें आप स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है आपकी गलती होने की संभावना कम होती है, यहाँ पर गलती होने की पॉसिबिलिटी कम है। क्योंकि मैथ का जो आंसर आएगा वो सॉलिड आएगा, रीजनिंग का जो आंसर आएगा वो सॉलिड आएगा। हाँ, कन्फ्यूजन कहाँ होती है हमको, जीके में होती है, या हम कहते हैं चलो जिससे इंग्लिश नहीं बनती वो इंग्लिश में भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, हिंदी में भी हो जाएगा। लेकिन मैथ रीजनिंग जो 70 से 80 नंबर की आ रही है वो आपका तो स्कोरर पॉइंट है ना, तो उसमें आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए मैं आने वाले लोगों को या आने वाले समय में जिनके भी पेपर हैं उनको यही कहूँगा कि आप मैथ रीजनिंग में अच्छे से वर्क करके जाएं। जो भी आपने टॉपिक पढ़े हैं बहुत ज़्यादा भी नहीं, नंबर सिस्टम को रिवाइज कर लें, बोर्ड मार्क्स के फॉर्मूले को आप एक बार रिवाइज कर लें, आपका टाइम एंड वर्क रिवाइज कर लें, समय चाल दूरी को रिवाइज कर लें आप। और अगर कहूँ तो पाई चार्ट को आप रिवाइज कर सकते हैं। पाई चार्ट से भी, जैसे कि पाई चार्ट में केंद्रीय कोण वगैरह निकालने के लिए प्रश्न आते हैं कि जैसे भाई आपको दे दिया कि पाई चार्ट बना है 36 डिग्री का, के लिए हमको किस एंगल की आवश्यकता पड़ेगी, या हमको उसका 36 डिग्री का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। तो उसमें आप 100% बराबर 360 रख के 360/100 गुणे 36 कर देंगे तो आराम से आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थोड़ा लास्ट मैसेज देना चाहेंगे कुछ कैंडिडेट को? मैसेज यही है, सभी को मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा अपनी तरफ से, एंड विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ द कैंडिडेट्स जो अभी हमारे आगे आने वाले एग्जामों में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं